नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। सत्याग्रह में आपको उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर दिखाएंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दे प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने की खबर है। यहां फैशन फैक्ट्री नाम की कमर्शियल बिल्डिंग में आग से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद बिल्डिंग से तेज धुआं निकल रहा है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आग पर काबू पाने के लिए वहां पर टीमें लगातार लगी हुई हैं। एसी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से बहुमंजिला इमारत में ये भीषण आग लगी। अभी तो आप इन तस्वीरों के जरिए सिर्फ ये देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध वहां पर उठ रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। धुएं का गुबार उठता देख सकते हैं और अमूमन ये जो धुआं होता है ये काफी दिक्कत भरा होता है। आग बुझाने के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि एसी में आग लगने से ये हादसा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर लखनऊ पहुंचे और यूपी के कांग्रेस पदाधिकारियों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। शशि थरूर ने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता राजनीति कर रहे हैं। वो मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी किसे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि कल वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को फैसला आएगा कि कांग्रेस का आखिर अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन, शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे? इसका फैसला 17 अक्टूबर को हो जाएगा। कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। उससे पहले जीत के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जोर लगा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के सदस्यों से वोट मांगने के लिए शशि थरूर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और थरूर के समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। फूलमाला पहनाकर थरूर के पक्ष में नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने के बाद शशि थरूर ने एक होटल में अपनी एक किताब के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया और पदाधिकारियों से वोट की अपील की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट यूपी से पड़ेगा। यूपी कांग्रेस सदस्यों की संख्या 1257 है। इन सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही दौरा कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 12 अक्टूबर को लखनऊ गए थे। पीसीसी सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वोट देने की अपील की। दोनों नेता अपने अपने समर्थक सदस्यों के जरिए अपने पक्ष में वोट करने की कोशिश में हैं। चुनाव पर नजर रखने के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने राजस्थान में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता विपक्ष रामेश्वर लाल डूडी को यूपी में पर्यवेक्षक बनाया है। अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंटिंग। अब देखना होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में कौन आगे निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां लखनऊ में त्योहार के मद्देनजर बड़ी बैठक शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की इस बैठक में समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, त्योहारों की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर ये मीटिंग होनी थी, जो कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। सभी जिलों के डीएम मौजूद हैं, आईजी जोन मौजूद हैं, एसएसपी समेत कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। सीएम आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़े हैं, क्योंकि आने वाले समय में दिवाली का त्योहार है, इसके साथ साथ कई और त्योहार है, जिसको देखते हुए ये बड़ी बैठक लखनऊ में हो रही है। अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और ऐसे में जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त रहे, किसी तरह की कोई असामाजिक घटना ना घटे, इस बाबत यहां अधिकारियों से इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा मुसलमानों को लुभाने में जुटी हुई है। पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन कर रही है।
आज के सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए और पसमानदा मुसलमानों से भाजपा के साथ जुड़ने की अपील की। मुस्लिम का मन जीतने के लिए भाजपा का दाव। पसमानदा बुद्धिजीवी दिलाएंगे बीजेपी को वोट। भाजपा पसमानदा के जरिए मुस्लिम वोटों को साधने में जुटी है, इसलिए 16 से 18 अक्टूबर तक लखनऊ में पसमानदा सम्मेलन कर रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस सम्मेलन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सर्वग्राही सर्वव्यापी पार्टी के तौर पर काम कर रही है। भारत माता के सच्चे सपूतों को साथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वग्राही सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी के रूप में काम कर रही है। हमारे लिए सभी जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, सबको साथ लेकर के हम एक भारत में एक ऐसी आंधी चल रही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारत के विकास के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जो आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें हम सबको टिकट देकर के सबको मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। जुलाई में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी से पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजधानी लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन किया जा रहा है। भाजपा सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री और मोर्चा के महामंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि भाजपा आज अल्पसंख्यक समाज की पहली पसंद है। इस सरकार में बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज को लाभ मिल रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी मानते हैं कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। 30% समाज को लगभग 30% की हिस्सेदारी देकर उसका लक्ष्य केवल वोट लेना नहीं है, समाज की जो कमजोर कड़ी है उस कड़ी को मजबूत करना, पसमानदाओं को आगे बढ़ाना। इसके अंदर बहुत सारी बिरादरियां हैं, कुरैशी हैं, गाजी हैं, गद्दी हैं, अंसारी हैं और इसके अंदर सैफी हैं और इसके अंदर तमाम कस्सार हैं और भी तमाम रायनी हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बिरादरियों का एक गुलदस्ता जब तैयार होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फूल को खिलाने का काम करेगा। यूपी में मुस्लिम आबादी में 80 से 85% पसमानदा मुसलमान हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का 70% वोट सपा को मिला था, जबकि भाजपा को 8% वोट मिले थे। भाजपा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पसमानदा वोट उसे ही मिले, इसलिए पसमानदा मुसलमानों को अपनी ओर करने की कोशिश में है। भरोसा है, बिल्कुल है। सरकार दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है सर आगे, बाकी तो चल ही रहा है, आपके सामने देखने के लिए है ही है। आप लोग इनका निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं? अनस जी किस तरह से निमंत्रण दे रहे हैं? सबके पास जा के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। दादा बताइए। भाई अब हमारे दिल से डर निकल रहा है। किस चीज़ का डर था? जो बीजेपी के बारे में लोगों ने डर पैदा कर दिया था, अब वो मुसलमानों के दिल से बीजेपी के डर निकल रहा है। भाजपा का कहना है कि पसमानदा मुसलमान वोट तो देता है, लेकिन संख्या के हिसाब से उनका हक नहीं मिलता। निकाय चुनाव की वजह से भी भाजपा मुसलमानों को जोड़ने का काम तेजी से कर रही है। नगर पालिका नगर पंचायत की 200 सीटों पर पसमानदा मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में है। ऐसे में इस बार भाजपा बड़ी संख्या में पसमानदा मुसलमानों को टिकट दे सकती है और सपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। संगम नगरी में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक चल रही है, जिसके पीछे कई मायने हैं। संघ की इस बैठक को न सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है, बल्कि शताब्दी वर्ष को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। संगम नगरी में संघ का सबसे बड़ा मंथन। 4 दिन 45 प्रांत, बनेगा 3 साल का प्लान। संघ का बड़ा मंथन जारी, 2024 के एजेंडे की तैयारी। संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू हो चुकी है। 4 दिन तक होने वाली इस बैठक में अगले कई सालों की रणनीति तैयार की जाएगी।
प्रयागराज के गोहनिया स्थित जयपुरिया स्कूल कैंपस में ये बैठक की जा रही है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के अलावा सभी 11 क्षेत्रों और 45 प्रांतों के प्रमुख पदाधिकारी समेत करीब 400 लोग रणनीति बनाने में जुटे हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज से शुरू हो गई है। ये बैठक प्रयागराज के गोहनिया इलाके के जयपुरिया स्कूल में हो रही है। ये बैठक 4 दिनों तक चलेगी और इस वक्त ये बैठक शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का उद्घाटन किया है। भारत माता के चित्र पर फूल चढ़ाए हैं और फूल चढ़ाए जाने के बाद जो है वो संघ का जो मंत्र होता है वो मंत्र का पाठ किया गया है और उसके बाद ये बैठक शुरू हो चुकी है। और ये जो बैठक है, बैठक में पूरे देश के जो 45 प्रांत हैं संघ के मद्देनज़र, उस 45 प्रांत के जो है वो 378 जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। दरअसल इस बैठक में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम तय होंगे। इस 4 दिवसीय बैठक में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। जनसंख्या संतुलन, सामाजिक समरसता को लेकर भी बात होगी। अल्पसंख्यकों को संघ से जोड़ने समेत कई मुद्दों पर रणनीति बनेगी। महिला सशक्तिकरण, मातृभाषा में कामकाज का मुद्दा भी शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर भी बात होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 2024 चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक ज़मीन तैयार करने की भी कोशिश की जाएगी इस बैठक के मद्देनज़र। तो 4 दिनों तक जो संघ परिवार है वो यहाँ पर मंथन कर रहा है, मंथन करेगा और 4 दिनों के मंथन के बाद अंतिम दिन जो सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले हैं वो मीडिया को ब्रीफ करके बताएंगे कि आखिरकार इन जो 4 दिनों तक मंथन हुआ है कुंभ की नगरी में, उसमें क्या कुछ रिजल्ट निकला है। कहा यह जा रहा है कि 2024 चुनाव को लेकर तैयारी है, चुनाव को लेकर जमीन तैयार की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक संघ का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, जिसके लिए 3 बिंदुओं पर खास फोकस है। सबसे पहला है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को संघ और भाजपा के करीब लाना। दूसरा है जातियों में बटे हिंदू समाज को राष्ट्रवाद के नाम पर इकट्ठा करना। तीसरा सबसे अहम मुद्दा है मुसलमानों में संघ और बीजेपी के प्रति फैले भ्रम को दूर कर उनसे सीधे तौर पर संवाद स्थापित करना। माना जा रहा है कि इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए संघ न सिर्फ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मजबूती देना चाहेगा, बल्कि विपक्षी पार्टियों की रणनीति को भी चारों खाने चित करना भी होगा। बैठक को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक रोजाना 4 से 5 सत्रों में संघ की बैठक होगी, जिसमें आज मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देना भी चर्चा का विषय बना। संघ के शताब्दी वर्ष की जो कार्य विस्तार की योजना बनी है उसकी समीक्षा होगी, उस पर चर्चा होगी, आगामी योजना उस पर बनेगी। इसके अतिरिक्त पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो विषय अपने विजयदशमी के उद्बोधन में उठाए थे, जैसे जनसंख्या असंतुलन, परिवार प्रबोधन, सामाजिक समरसता, महिला सहभाग, मातृभाषा में शिक्षा, इन सब विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। उसकी आगामी योजना भी इस बैठक में बनेगी। इस बैठक में संघ की शाखाओं को देश भर में और ज्यादा बढ़ाने की भी रणनीति बनाए जाने की खबर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 4 दिवसीय इस बैठक में संघ की तरफ से अगले 3 साल की तैयारी की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। यूपी में पीईटी परीक्षा संपन्न हो गई। 15 और 16 अक्टूबर को 4 पालियों में परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ये परीक्षा अव्यवस्थाओं को लेकर 2 दिन से चर्चा में रही है, जिस पर जमकर सियासत भी हुई। यूपी में पैट परीक्षा खत्म। लेकिन इस परीक्षा ने इंतजामों की पोल खोल दी। परीक्षा के लिए जिलों में 1900 केंद्र बनाए गए थे। 37 लाख परीक्षार्थियों को बुलाया गया था, लेकिन पहले दिन 33.5% अभ्यर्थी रहे थे एब्सेंट। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि रेल और बस में भीड़ की वजह से उन्हें परेशानी हुई। परीक्षा देने के लिए 37 लाख छात्रों को पत्र भेज दिया गया, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र कैसे परीक्षा केंद्रों तक जाएंगे।
सीतापुर की इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 15 अक्टूबर की है, जब सीतापुर और लखीमपुर के छात्र 165 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जा रहे थे। ट्रेन पहले से भरी थी, ऐसे में सीतापुर के छात्रों के लिए चढ़ना मुश्किल था। पूरे प्रदेश में सावधान यात्रा निकाल रखे ओम प्रकाश राजभर आज अपनी यात्रा लेकर चंदौली पहुंचे। चंदौली में सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर का जोरदार स्वागत किया। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर के मंच पर उस वक्त हंगामा हो गया जब मंच पर जबरन चढ़े कार्यकर्ता को वहां से हटा दिया गया। मंच पर पहले ही ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। तब ये कार्यकर्ता भी मंच पर चढ़ गया, जिसे वहां से नीचे उतार दिया गया, जिस पर कार्यकर्ता ने अपने नेताओं के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। जो सबको हंसाता था, चुटकियों में लोगों का दिल जीत लेता था, जिसका मैजिक लोगों को दीवाना बना देता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ वक्त पहले कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ था और अब एक और जादूगर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। नहीं रहा जादू नगरी का बादशाह, सबको रुला गया मशहूर जादूगर, जिसके जादू का हर कोई कायल था, उसका निधन हो गया है। जिसने अपने जादू से देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई, वो अब सबसे दूर जा चुका है। कानपुर की शान कहे जाने वाले ओपी शर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव के बाद कानपुर के लोगों को मैजिक किंग ओपी शर्मा का जाना रुला गया। लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे ओपी शर्मा के निधन से कानपुर में शोक की लहर है। 15-20 दिनों से काफ़ी तबीयत खराब थी और लगभग एक हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट थे आईसीयू में, और कल सुबह अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हुई और रात को करीब 11 बजे के आसपास उनका देहांत। दरअसल ओपी शर्मा देश और दुनिया में 200 से ज्यादा स्टेज शो कर चुके थे और अपने जादू का जलवा पूरी दुनिया में उन्होंने दिखाया था। यहाँ तक कि गोविंद नगर विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। कहा जाता है कि दुनिया भर में ओपी शर्मा ने हजारों शो किए थे और कानपुर से निकलकर अपनी माया नगरी बनाई थी। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।